हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 4.1 हिस्ट्री ऑफ नोवेल इसका पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लेसन का मैंने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आंसर है, वो भी अपलोड किया है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, पार्ट 1 में हमने देखा था नॉवेल्स के बारे में और नॉवेल की शुरुआत कैसे हुई थी, और कुछ इंग्लिश नॉवेलिस्ट के बारे में देखा था कि वर्ल्ड का पहला नॉवेल किसने लिखा था। तो अब हम देखने वाले हैं इंडिया के बारे में, कि इंडिया के नॉवेलिस्ट के बारे में, इंडिया में नॉवेल की शुरुआत कैसे हुई थी और किसने की थी। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो इंडियन सिनारियो यहाँ पर दिया है इंडिया के बारे में। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सीरियलाइज्ड इन द इंडियन फील्ड वाज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय एन इंडियन। तो देखो, राजमोहन वाइफ, ये जो एक पहला नोवेल था इंग्लिश में, इन्होंने लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। पहला नोवेल था जो किसी इंडियन ने इंग्लिश में लिखा था। ये आप देख सकते हो इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, और ये उस बुक का, नोवेल का, राजमोहन वाइफ। और इन्होंने जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो लिखा था। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के किस राइटर ने पहला इंग्लिश नोवेल लिखा था इंडिया का। तो वो था राजमोहन वाइफ नोवेल, और लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आगे देखते हैं। तो इनके बाद भी बहुत सारे राइटर हुए, बहुत सारे नॉवेलिस्ट हुए, और उनका एक मेन पॉइंट क्या होता था कि किस पर वो ज़्यादा करके लिखते थे। तो सबसे पहला तो रहता था नेशनलिज्म, और दूसरा सोशल इश्यूज़, यानी कि वो राष्ट्रभक्ति पर, ठीक है, देशभक्ति पर लिखते थे, कहानियाँ, नॉवेल लिखते थे। देन सोशल इश्यूज़, उस समय जो हमारी समाज में बुराइयाँ थी, जैसे कि स्त्री पुरुष समानता हो गया, भेदभाव हो गया, उसके ऊपर वो नॉवेल लिखा करते थे। ये दो मेन पॉइंट थे। उसके बाद आगे यहाँ पर देखो बताया गया है, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव वेयर द मेजर ट्रायो। सो उस समय ये तीन मेन एक ट्रायो थे, तीन मेन राइटर्स थे, नोवेलिस्ट थे। पहला इमेज आप देख सकते हो मुल्कराज आनंद का, देन दूसरा है आर के नारायण का, जो हमारा फर्स्ट स्टोरी है 12th इंग्लिश में जो एन एस्ट्रोलजर डे, वो इन्होंने ही लिखा है, आर के नारायण ने। उसके बाद तीसरा है राजा राव का। तो ये तीनों मेन लोग थे, अपने टाइम के मेन एक राइटर्स थे। उसके बाद भी बहुत सारे नॉवेलिस्ट हुए, जैसे कि अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मलगांवकर। उसके बाद अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी। देन उसके बाद नए जमाने के कुछ राइटर्स हुए, जैसे कि सलमान रुशीद, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई एंड किरण नागरकर। सो एक कुछ आगे के मेन हमारे राइटर थे, अपने टाइम के फेमस राइटर्स थे। तो इसमें से आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैप्टर में से 4.1 में से सिर्फ बुक्स का नाम पढ़िए, और उस बुक्स को किसने लिखा है ये पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। सो आगे हमें नोवेला के बारे में बताया गया है कि नोवेला आखिर है क्या। और नोवेला इज अ वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेल। सो नोवेल इस वर्ड से, एक इटालियन भाषा के शब्द से नोवेला ए वर्ड बना है। तो नोवेला का मतलब क्या है? ये एक टाइप का स्टोरी होता है, लेकिन छोटी छोटी जो कहानियाँ होती है उससे बड़ी होती है ये कहानी, और जो बड़ी नोवेल होती है उससे छोटी होती है, यानी कि बीच वाले पार्ट में आता है। ये ज़्यादा छोटी भी नहीं होता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। इसमें एक या दो मेन कैरेक्टर हो जाता है। जैसे मूवी होता है, उसमें एक मेन कैरेक्टर, लीड एक्टर होता है, जिसके आसपास इर्द गिर्द हमारी मूवी घूमती है। तो ये भी एक ऐसी कहानी होती है जिसमें एक या दो कोई मेन कैरेक्टर होगा, एक मेल कैरेक्टर होगा, एक फीमेल कैरेक्टर होगा, जिसके आसपास उनकी घटनाओं पर कहानी हमारी पूरी रहेगी। सो ये है इसका। आगे देखते हैं। तो कुछ फेमस इंग्लिश नॉवेल्स हैं, जैसे कि जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसके बाद हेनरी जेम्स का द टर्न ऑफ द स्क्रू, उसके बाद हरमन मेलविल का बिल्ली बर्ड, उसके बाद डेथ इन वेनिस, ये लिखा था थॉमस मान ने, इनका एक फेमस। उसके बाद है सोल बेलो का है सेज द डे। उसके बाद जॉन स्टेनबेक ने लिखा था दी पर्ल। ये पूछा जा सकता है कि बुक का नाम रहेगा और किसने लिखा था, या फिर उस राइटर का नाम रहेगा और इनका बुक कौन सा था, इनका नोवेल कौन सा था, ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड ने लिखा था, हेनरी जेम्स ने द टर्न ऑफ द स्क्रू लिखा था, हरमन मेलविल ने बिली बर्ड लिखा था, उसके बाद थॉमस मान ने डेथ इन वेनिस लिखा था, उसके बाद सॉल बेलो ने लिखा था सीज द डे, उसके बाद जॉन स्टेनबेक ने लिखा था दी पर्ल। ये पूछा जा सकता है, इस लेसन में से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे बताया है एलिमेंट्स ऑफ नोवेल या फिर नोवेला। सो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या रहता है, एंड में क्या रहता है। तो देयर आर 6 एलिमेंट एसेंशियल ऑफ नोवेल और नोवेला। ऑल दिस फैक्टर्स में बी रिलेटेड टू वन अनदर इन दी वर्क बाय ऑथर। सो देखो, इसके टोटल 6 पार्ट होते हैं नोवेल के,
6 पार्ट और सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसको राइटर जोड़ता है। देखो हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं, कोई भी हम पोयम वगैरह पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग का पार्ट, बीच का पार्ट, एंड का पार्ट स्टार्टिंग से, बीच का पार्ट एंडिंग से सब जुड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि हम आगे आगे स्टेप वाइज पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि स्टार्टिंग का कुछ और रहता है, बीच का कुछ और रहता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि 6 पार्ट होते हैं टोटल और सभी 6 पार्ट को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तभी पढ़ने में हमें मज़ा आता है। सो आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहला है थीम। थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब सिंपल सा है कि सेंट्रल आइडिया। जैसे हम पोयम का थीम पढ़ते हैं एप्रिसिएशन में कि उस पोयम में मेन क्या चीज़ हमें बताया गया है, तो ऐसे ही किसी भी कहानी में, किसी भी नॉवेल में थीम होता है कि उसमें क्या बताया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवेल विच कैन बी एक्सप्रेस इन अ नटशेल। सो एक सेंट्रल आइडिया होता है जो स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस लेसन में, स्टोरी में है क्या। आगे देखते हैं दूसरा कि दूसरा कौन सा हमारा एलिमेंट है नॉवेल का। अगला है प्लॉट। तो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज एसेंशियली द स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट दैट मेक अप द थीम। इट इज़ क्रिएटेड बाय द कन्फ्लिक्ट एदर इंटरनल और एक्सटर्नल। तो प्लॉट यानी कि जैसे मैं कहूँ उस स्टोरी का, लेसन का आउटलाइन। जैसे किसी भी मूवी का स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट को जो एक्टर होता है वो पढ़ता है, उसके बाद उसके डायलॉग बताए गए होते हैं कि आपको क्या बोलना है। तो किसी भी स्टोरी का भी एक जो राइटर रहता है पहले एक प्लॉट बनाता है कि मुझे क्या क्या बताना है इस स्टोरी में। पहले स्टार्टिंग में मैं क्या बताऊंगा, बीच में क्या बताऊंगा, उसको एंड कैसे करूंगा उस नॉवेल को, तो उसे हम प्लॉट कहते हैं। आगे देखते हैं आगे कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर यानी कि किरदार। जैसे किसी भी स्टोरी में, मूवी में सभी को रोल एक मिलता है कि हीरो कौन बनेगा, मेन एक्टर कौन रहेगा, उसके बाद हीरोइन कौन रहेगा, विलेन कौन रहेगा। सबको एक एक जो किरदार है, पात्र है, कैरेक्टर मिलता है। देन आगे है सेटिंग। तो सेटिंग मतलब क्या होता है? सेटिंग यानी कि कहानी का बैकग्राउंड, यानी कि कहानी कहाँ पर स्टार्ट हो रही है। गांव से स्टार्ट हो रही है, शहर से स्टार्ट हो रही है, जो लीड एक्टर है उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो क्या क्या करता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना, एक्सप्रेस करके सब बताना उसका। आगे है कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट यानी कि सिंपल से कहूँ तो लड़ाई, हीरो के बीच में, विलेन के बीच में। अगर मूवी में एक फाइट सीन रहेगा ही नहीं तो मूवी देखने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कन्फ्लिक्ट का मतलब द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्स इन द स्टोरी इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट। यानी कि जो मेन एक्टर रहेगा उसका विलेन से फाइट, जो भी बातचीत रहेगा, आमना सामना होगा, तो उसको हम कन्फ्लिक्ट कहेंगे। कन्फ्लिक्ट जो रहता है वो स्टोरी में जान डालता है। कन्फ्लिक्ट से, एक्शन सीन से स्टोरी में, मूवी में मज़ा आता है। सो आगे देखते हैं, आगे है लैंग्वेज एंड स्टाइल। सो द लैंग्वेज एंड द टेक्निक यूज बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट इज नोन एज द स्टाइल। यानी कि कहानी को किस तरीके से लिखा गया है, कहानी में कैरेक्टर है उसकी डायलॉग डिलीवरी कैसे है, उसको कैसे, किस भाषा में बताया गया है, ठीक है, कैसे वो बोल रहे हैं, गांव के तरीके से बोल रहे हैं या फिर वो एक डेवलप तरीके से बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉवेल। अब हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, अब देखने वाले हैं टाइप्स, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है रियलिस्टिक नॉवेल। रियलिस्टिक नाम से हिसाब है, यानी कि जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होगा। सच्ची घटनाएं जैसे कि स्त्री पुरुष समानता, समाज में जो भी बुराइयां है उसके ऊपर नॉवेल, पानी बचाओ, ऐसे नॉवेल, ऐसी कहानियाँ। सो ऐसी नॉवेल को रियलिस्टिक नॉवेल कहते हैं जो किसी सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है। और इसको ही हम बोलते हैं नॉवेल ऑफ मैनर, यानी कि हमें ऐसी कहानियाँ जो सीख देती हो। जैसे अगर मान लो कोई कहानी है पानी बचाने के ऊपर, तो उसे पढ़ने के बाद हमें एक संदेश मिलता है कि पानी बचाना चाहिए। तो मैनर, एक हमें संदेश मिल रहा है, सीख मिल रही है। तो इसलिए हम कभी कभी ऐसी कहानियों को, रियलिस्टिक नॉवेल को नॉवेल ऑफ मैनर भी कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा टाइप कौन सा है। अगला है पिकारेस्क नॉवेल। तो दो पिकारेस्क, इस वर्ड का पहले आप मतलब समझो। दी वर्ड पिकारेस्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स अ रोग। सो पिकारेस्क का मतलब होता है खराब आदमी, विलेन आदमी। तो ऐसी नॉवेल्स में जो विलेन रहता है उसे हीरो की तरह पेश किया जाता है, उसे हीरो बनाकर दिखाया जाता है कि विलेन आदमी अच्छे अच्छे काम कर रहा है, एडवेंचर से भरे काम कर रहा है। तो ऐसी नॉवेल को जिसमें विलेन को अच्छा बनाकर दिखाया जाता है उसे पिकारेस्क नॉवेल कहा जाता है। आगे देखते हैं कि आगे कौन सा है। आगे है हिस्टोरिकल नॉवेल। तो हिस्टोरिकल का मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो पुरानी किसी घटनाओं पर आधारित होगी उसे हिस्टोरिकल नॉवेल कहेंगे, सिंपल सा इसका मतलब है। आगे है एपिस्टोलरी नॉवेल। तो एपिस्टोलरी का मतलब होता है लेटर लिखना, पत्र लिखना। तो इस नॉवेल में क्या होता है कि जो राइटर है वो अपनी कहानियों को एक लेटर के फॉर्म में लिखता है या फिर किसी लेटर को बीच में ऐड करता है। आप आगे ये इमेज देखो, आप समझ जाओगे।
जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एक लेटर का इमेज है, तो ये भी एक एपिस्टोलरी नोवेल है, एपिस्टोलरी कहानी है। एपिस्टोलरी का मतलब होता है पत्र लिखना, लेटर लिखना। आगे है गोथिक नोवेल। तो देखो गोथिक का मतलब होता है भूत, डरावना, थ्रिलर। सो ऐसी कहानियों में क्या होता है, भूत के बारे में बताया जाता है, किसी डरावनी जगह के बारे में बताया जाता है। तो ऐसी कहानियाँ जिसमें भूत के बारे में बताया गया हो, डरावनी चीज़ों के बारे में बताया गया हो, उसे हम गोथिक नोवेल कहते हैं, गोथिक स्टोरी कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद हमें एक एडवेंचर जैसा फील होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे है ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। सो देखो ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी आत्मकथा लिखना। अगर आप में से कोई आगे जाकर बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है और आप अपनी कहानी लिखते हो, अपनी जर्नी कि कैसे आप इतने बड़े बने, कैसे आपने सक्सेस पाई, सो आपने खुद से अपनी कहानी लिखी है, अपने जीवन के बारे में बताया है, तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, जो उन्होंने लिखी है और अपने जीवन के बारे में बताया है कि कैसे वो सक्सेस हुए, कैसे वो परेशानियों में आगे बढ़े। सो उन्होंने अपने बारे में बताया है, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी आत्मकथा लिखना, अपनी खुद की कहानी खुद से लिखना। उसके बाद है एलिगोरिकल नोवेल। सो एलिगोरिकल का मतलब क्या होता है, एलिगोरिकल का मतलब होता है डबल मीनिंग, यानी कि ऐसी कहानियाँ जिसे अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे तो हमें कुछ अलग लगेगा, लेकिन जब हमें उस डीप में जाके पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो कुछ अलग लगेगा। आगे आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर आप दो इमेज देख सकते हो। एक इमेज में क्या है, आप पहले ये देखो, एक बीच में दिल है जो जंजीर में, एक चैन में जकड़ा हुआ है और एक लड़की के पैर में बंधा हुआ है। दूसरी इमेज में आप देखोगे कि एक लड़का पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो थका हुआ है और जो उसका दिमाग है निकल के कहीं और जा रहा है। तो इस दोनों जो पिक्चर है उसका मतलब क्या है। पहला तो देखो यहाँ पर कि आजकल के टाइम में क्या हो चुका है, तो वही देखो आजकल के टाइम में क्या होता है कि अगर कोई सामने वाला किसी से प्यार करता है तो वो उस पर अपनी कंडीशंस भी थोपता है। वो कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। सो यहाँ पर आप देखोगे तो इस लड़की के पैर में एक चैन बनता है जिसके बीच में उसका दिल है, यानी कि ये प्यार जो है इनके बीच का वो एक कंडीशंस ही है, ठीक है। देन दूसरा आप यहाँ पर देखोगे तो इस लड़के का जो दिमाग है वो निकल कर कहीं और जा रहा है, यानी कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बहुत कुछ हो सकता है, एक तो वो पढ़ना नहीं चाहता, दूसरा या फिर उसके कुछ प्रॉब्लम होंगी इसीलिए। तो ऐसी कहानियाँ जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिगोरिकल नोवेल। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है यूटोपियन डिस्टोपियन नोवेल। सो यूटोपियन इस वर्ड का आप मतलब समझो। यूटोपियन यानी कि भविष्य की दुनिया। देखो हम साई-फाई मूवी देखते हैं हॉलीवुड की, जैसे कि स्टार वॉर्स हो गया, एवेंजर्स हो गया, उसमें हमें भविष्य के बारे में बताया जाता है कि जो इंसान है वो रोबोट से लड़ रहा है। तो यूटोपियन नोवेल में भी कुछ ऐसा ही बताया जाता है भविष्य के बारे में कि भविष्य में 2050 में, 2060 में, 3000 में कैसी दुनिया होगी, इसके बारे में बताया जाता है। तो ऐसी कहानियाँ पढ़ के हमें रोमांच आता है, एक एडवेंचर का फील होता है और ऐसा लगता है कि हम भी भविष्य की दुनिया में होते तो कैसा होता। आगे देखते हैं, आगे है साइकोलॉजिकल नोवेल। तो साइकोलॉजिकल का मतलब आपको पता ही होगा, मनोविज्ञान। तो ऐसी कहानियों में जो मेन कैरेक्टर होता है उसके दिमाग के बारे में बताया गया होता है कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी साइकोस होते हैं ऐसी कहानियों की जो लीड एक्टर होते हैं। दोस्तों आपने वो साउथ की मूवी तो देखी होगी रिटासन, जिसमें जो हमारा विलेन होता है क्रिस्टोफर, वो एक साइको होता है, उसे एक साइको के तौर पर दिखाया जाता है। साइको को हम आमतौर पर पागल कहते हैं जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, लेकिन उन्हें पागल कहना गलत होगा। साइको यानी कि दिमागी हालत ठीक नहीं होती है। तो ऐसी जो कहानियाँ होती है साइकोलॉजिकल नोवेल में, साइकोलॉजिकल नोवेल टाइप की कहानियाँ, उसमें ऐसे ही किसी एक किरदार के बारे में बताया गया होता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, साइको होता है। तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है, वो आगे क्या करता है अपनी इस हालत के कारण, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ऐसे टाइप के नोवेल में बताया जाता है। आगे दिया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल। सो इसके बारे में देखो क्या बताया गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज coined बाय विलियम जेम्स इन हिज ट्रीटाइज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसने दिया था, विलियम जेम्स ने दिया था 1819 में अपनी एक बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये MCQ में आ सकता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, मैंने कहा कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे इस लेसन में से, MCQ टाइप के आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे या फिर मैच द फॉलोइंग, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। 4.1 में से आपको 4 मार्क्स के लिए आएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे कि बताना होगा इस बुक को किसने लिखा है या फिर इस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, इसका मैच द फॉलोइंग करना होगा। सो इसका मतलब क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। देखो आपके बुक में 1.5 एक आपका स्टोरी दिया है, 5वां नंबर का एक स्टोरी दिया है द न्यू ड्रेस। उसमें क्या होता है, एक लड़की के बारे में बताया गया है कि वो एक ड्रेस पहन के पार्टी में जाती है।
तो वो उसके मन में बहुत ख्याल आते हैं अपनी ड्रेस को लेकर। वो सोचती है कि मेरी ड्रेस अच्छी नहीं दिख रही है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोच रहे होंगे कि कैसी बुरी तरह से ये दिख रही है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे टाइप की कहानियों में यही बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके दिमाग में खुद को लेकर तरह तरह के ख्याल आते हैं जो असल में होता ही नहीं। आगे आपको दिया है बिल्डिंग्स रोमन। सो एक क्या बोलते हैं, जर्मन वर्ड से बना है बिल्डिंग और रोमन, ये दो वर्ड को मिला के बना है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इस टाइप की कहानियों में एक जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन किरदार होता है, उसके पूरे जीवन के बारे में बताया गया होता है, उसके बर्थ से लेकर उसके डेथ तक या फिर अडल्टहुड तक पूरा एक सीरीज़, एक सीरियल जैसा बनाया जाता है। सीरियल जैसा कहानी होता है अलग अलग पार्ट में। स्टार्टिंग में उसके बर्थ के बारे में बताया जाएगा कि उसके बचपन में क्या क्या हुआ उसके साथ, देन यही सब इसमें रहता है। उसके बाद आगे दिया है एक सब टाइप दिया है साइंस फिक्शन। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आपने हॉलीवुड की साई-फाई मूवी देखी होगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, पिछले कुछ समय पहले बताया कि स्टार वॉर्स जैसी मूवी। तो साइंस फिक्शन मूवीज़ में यही सब होता है, साइंस फिक्शन स्टोरी में यही सब होता है, जिसमें हमें भविष्य के बारे में, पैरेलल यूनिवर्स हो गया, टाइम ट्रेवल हो गया, स्पेस ट्रेवल हो गया, फ्यूचरिस्टिक साइंस हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। देन यहाँ पर देखो एक मेन पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है, फ्रैंकेनस्टीन बाय मेरी शेली इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवेल बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सबसे पहला नॉवेल लिखा था फ्रैंकेनस्टीन, ये नॉवेल मेरी शेली ने 1823 में। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन है इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये बुक देख सकते हो आप, मेरी शेली का फ्रैंकेनस्टीन। आगे देखते हैं, तो आगे देखो एक और सब टाइप बताया गया है डिटेक्टिव फिक्शन। तो डिटेक्टिव के बारे में आपको पता ही होगा, यानी कि जो ऐसा जासूस होता है, वो अपराध हो गया, मर्डर हो गया, उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करता है। तो ऐसी कहानियों में ऐसा ही होता है, एक जो मेन कैरेक्टर होता है वो डिटेक्टिव होता है और जो मर्डर मिस्ट्री होगा उसको सॉल्व करता है। आपने शर्लॉक होम्स देखा होगा, बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ है, बहुत ही पॉपुलर कहानी है, जिसमें जो शर्लॉक होम्स रहता है वो एक डिटेक्टिव रहता है, जासूस रहता है, जो मर्डर मिस्ट्री हो गया और बहुत तरह की मिस्ट्री को सॉल्व करता है, केस को सॉल्व करता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको पूरा अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले ये जो लेसन है खुद से पढ़िएगा, देन जो हमारा दोनों पार्ट है वो देख लीजिएगा, इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग देख लीजिएगा, आपका ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो 4.2 है टू सर्व विथ लव वो भी अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो, एक बार प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर चेक कर लेना। मिलते हैं अन्य इस वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।